बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाज़रीन, सबसे पहले एमडब्ल्यूएस कर लर्निंग एकेडमी के बिहाफ से अटक का सलाम। अच्छा, जैसे आपको मालूम है हमारे जो पिछले 3 सेशन हुई है, इसमें हमने जो प्लेट लोड टेस्ट है, स्टैटिक प्लेट लोड टेस्ट, उनको बड़ी डिटेल से डिस्कस किया था। मतलब इक्विपमेंट के हिसाब से अगर मैं देखूँ, इक्विपमेंट तो सेम है बिल्कुल हम, लेकिन जो असल जो फ़र्क था इनकी इसकी लोडिंग कंडीशन में था। जो हमने ASTM D1194 वो भी डिस्कस किया। इसके बाद ASTM D1195 और इसके बाद जो आखिर वाला था ASTM D1196, ये 3 जो टेस्ट वगैरह हमने डिस्कस किए बड़े डिटेल से। अब मुझे यकीन है कि आप लोग भी कंफ्यूज होंगे कि ये तो इक्विपमेंट भी सेम है, सिर्फ लोडिंग कंडीशन में वो फ़र्क है। तो असल रीज़न क्या है, इसके पीछे रीज़न क्या है कि हम क्यों हमने ये तीनों को अलग कर दिया, हालांकि थोड़े थोड़े फ़र्क, इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं कि लोडिंग कंडीशन में है। तो आज के सेशन में मैं कोशिश करूँगा कि जो इन तीनों में थोड़ा बहुत फ़र्क है कि जो पहले वाला है वो हम क्यों करते हैं, किस मकसद के लिए ऑब्जेक्टिव किया है, जो दूसरा वाला जो तीसरा वाला सिमिलरली, इन 3 चीज़ों को हम थोड़ा एलाबोरेट कर लेंगे कि इनमें फ़र्क क्या है इसमें। आज के सेशन हमारा इसी पे होगा। और बाकायदे तौर पर स्टार्ट करने से पहले आप अगर मेरे इस चैनल पे नए हैं या सिविल इंजीनियर हैं या और भी आपका जो साइट के साथ जो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन के साथ आपका वास्ता है, तो आप ज़रूर इस मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो आने वाला वीडियो है वो आपको टाइम पर मिले। अच्छा जी नाज़रीन, आज का जो हमारा मेन टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है कंपैरिजन ऑफ ASTM D1194 और सिमिलरली ASTM D1195 और जो थर्ड वाला है ASTM D1196 का। इनकी थोड़ा कंपैरिजन करना है कि इन तीनों में फ़र्क क्या है। अच्छा, कंपैरिजन को हम थोड़ा लिमिटेड कर लेंगे। इनकी स्कोप में क्या फ़र्क है, जो इम्पॉर्टेंस है, जो लोड एप्लीकेशन है, और आखिर में जो इनकी सिविल इंजीनियरिंग में इनकी एप्लीकेशन है। इन 2-3 हेडिंग के मदद से हम इंशाल्लाह कि मैं कोशिश कर लूँगा कि मैं आसान तरीके से आपके सामने एलाबोरेट कर लूँ, ताकि आपको समझ सके कि इन तीनों में फ़र्क क्या है। अच्छा, सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं। जो हमारे पास पहले वाला है ASTM D1194, जिसका जो डिस्क्रिप्शन है वो है स्टैंडर्ड टेस्ट मेथड फॉर बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल फॉर स्टैटिक लोड एंड स्प्रेड फुटिंग। अच्छा, सबसे पहले इनका थोड़ा स्कोप डिफाइन कर लेंगे कि जो मेन इनका स्कोप है इस स्टैंडर्ड का, इसमें हम क्या मालूम कर लेते हैं, अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी। अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी क्या है कि जो हमारे पास साइल है वो इनके ऊपर कितना मैक्सिमम कितना लोड बर्दाश्त कर सकता है कि वो बगैर किसी फेल्योर के इनको सस्टेन कर सके। तो इसी को हम अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी बोलते हैं, और ये हमने डिस्कस भी किया था। इसके अलावा जो हम साइमुलेट कर लेते हैं कि जो हमारे पास अगर जो बिल्डिंग की लोड आती है फाउंडेशन के ऊपर, तो जो इनकी बिहेवियर है वो क्या होता है। तो बेसिकली हम इसी जो फुटिंग की बिहेवियर है उसी को थोड़ा एक साइमुलेट कर लेते हैं कि एक्चुअल कंडीशन जब इनके ऊपर आएंगी तो इनकी बिहेवियर क्या होगा, इनकी क्या करेक्टरिस्टिक होगी अगर हम स्टैटिक लोड वगैरह इनके ऊपर अप्लाई कर ले। तो आसान अल्फाज में हम इनकी जो बिहेवियर है स्टैटिक लोडिंग के अंडर, उनकी बिहेवियर को हम स्टडी कर लेते हैं। और तीसरी जो आमतौर पर हम इनके लिए यूज़ करते हैं वो शिले फाउंडेशन। शिले फाउंडेशन मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि अगर जिनकी फाउंडेशन की जितना वेड्थ है, अगर इनकी डेप्थ जो है वेड्थ से कम है, तो इसको हम फाउंडेशन की शिलो फाउंडेशन की कैटेगरी में डालते हैं। और आमतौर पर जो इनकी लिमिट है वो है 3 मीटर। अगर 3 मीटर से डेप्थ कम है तो वो शेलो फाउंडेशन कहलाते हैं। सिमिलरली जो इनकी लोड एप्लीकेशन है, इसमें कंटिन्यूअस मोनोटोनिक स्टैटिक लोड, जिसमें हम जो लोड वगैरह अप्लाई कर लेते हैं वो मोनोटोनिक होता है, स्टैटिक लोड होता है। इसमें हम ऐसे समझ लो कम्युलेटिव तरीके से कि हमने जितना बिल्कुल इसको हम इंक्रीमेंटल इंक्रीमेंटल तरीके से इनके ऊपर अप्लाई कर लेते हैं कि हमने पहले अगर फॉर एग्जांपल 10 किलो न्यूटन अप्लाई कर दिया, तो इसके हमने इनकी जो सेटलमेंट बिहेवियर को रिकॉर्ड किया, फिर इनके बाद 20 किलो न्यूटन। तो ऐसे फैसले कम्युलेटिव तरीके से हम इनके ऊपर इंक्रीज कर लेते हैं इनको इंक्रीमेंटल में। अच्छा, कब तक इसके ऊपर लोड अप्लाई करना है एक्स्ट्रा, जब तक इनकी श्योर फेल्यूर ना हो, या जो हमारे पास ऐसे समझ लो जो लार्ज सेटलमेंट डेवलपमेंट है वो इसमें आ जाए, या इसमें ऐसे समझ लो कि नो लोडिंग जो आखिर वाला है वो नो अनलोडिंग साइकिल, किसमें हम ये नहीं कर लेते कि हमने लोड अप्लाई कर दिया और इनमें जो रिबाउंड या जो इलास्टिक बिहेवियर ऑफ सेटलमेंट है उनको
स्टडी नहीं करते। हमने सिर्फ हमारा जो मेन मकसद होता है वो इनकी शेयर फेल्यूर तक होता है कि कितना लोड बर्दाश्त कर सकते हैं इसमें। अच्छा, तीसरा जो इनकी पार्ट इम्पॉर्टेंस क्या है कि हमारे पास जो एक ऐसे समझ लो एक डायरेक्ट मेथड है हमें अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी दे देता है कि कितने लोड जो साइल है वो साइट पे जो हम प्रोजेक्ट हो रहा है या जो साइट एरिया वहाँ पे जो साइल की सैंपल है जो साइल ग्राउंड है सब ग्रेड लेवल है वो कितना बर्दाश्त कर सकते हैं। इसके अलावा हम इनका अवेलेबल बेयरिंग प्रेशर भी वहाँ से निकाल सकते हैं क्योंकि हम इसी को जो अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी है उनको फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड कर लेते हैं तो हमारे पास अवेलेबल बेयरिंग प्रेशर वगैरह आ जाता है जिसके बेसिस पे हम पूरा डिज़ाइन कर लेते हैं प्रोजेक्ट को। इसके अलावा जो हम दूसरे एजम्पशन वगैरह हम ले लेते हैं इनकी डिज़ाइनिंग के दौरान ये बेसिकली उसी को भी हम ऐसे समझ लो इसी बेस पे हम इनको वैलिडेट करवा रहे थे कि क्या ये जो हमने एजम्पशन की ये सही है या गलत है। आखिर में जो इनकी सिविल इंजीनियरिंग एप्लीकेशन है वो ऐसे समझ लो कि जो आइसोलेटेड फुटिंग है आइसोलेटेड फुटिंग हम इसी बेस के लिए हम ये टेस्ट वगैरह कंडक्ट कर लेते हैं। आइसोलेटेड फुटिंग क्या है कि हमारे पास जो एक ही फाउंडेशन हो वो एक ही कॉलम को सपोर्ट कर रहा हो तो बेसिकली हम इसी को आइसोलेटेड फुटिंग कहते हैं। जो स्टेप फुटिंग ये है कि हमारे पास कोई कंटिन्यूस कॉलम है फॉर एग्जांपल अगर कोई लोड बेयरिंग वाल है उसमें हमने बहुत सारे जो है एक हाथ 10 फीट के फासले पे हमने कॉलम देना है तो जो इनके लिए हम फाउंडेशन डिज़ाइन कर लेते हैं वो आपस में ऐसे समझ लो स्टेप की शक्ल में हम डिज़ाइन कर लेते हैं कंटिन्यूस तरीके से। तो जो हम कंटिन्यूस तरीके से जो हम हमारे पास जो फाउंडेशन या जो स्टेप फुटिंग है उसका हम बेसिकली स्टेप फुटिंग बोलते हैं। तो उसी के लिए भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं स्टेप्स को। जो आखिर वाला है वो है राफ्ट फाउंडेशन। राफ्ट फाउंडेशन ये होता है कि हम बजाय इसके कि हम हर एक का अलग अलग फुटिंग वगैरह डिज़ाइन कर ले हम पूरा एक ऐसे समझ लो स्लेब की शक्ल में एक फाउंडेशन को डाल देते हैं। इसमें हम जो डिफरेंट लोकेशन होता है कॉलम वगैरह के वहाँ पे हम कॉलम वगैरह निकाल देते हैं मतलब ऐसे समझ लो पूरा फाउंडेशन जो स्लेब है। ताकि ये क्यों डालते हैं क्योंकि जहाँ पे हम अगर साइल की बेयरिंग कैपेसिटी कम होती है या जो लोड वगैरह ज़्यादा आ रहा है एरिया कम है तो उसी जगह पे हम बेसिकली रफ फाउंडेशन डाल देते हैं। और जो आखिरी एप्लीकेशन है वो है जो बिल्डिंग या इंडस्ट्रियल फाउंडेशन वगैरह प्रोजेक्ट है उसी में भी हम इस टेस्ट को यूज़ करते हैं। अच्छा, सिमिलरली जो दूसरा वाला है ASTM D1195 जो कि डिस्क्रिप्शन है स्टैंडर्ड टेस्ट मेथड फॉर रिपीटेटिव स्टैटिक प्लेट लोड टेस्ट ऑफ साइल एंड फ्लेक्सिबल पेमेंट। अच्छा, ये इनका डिस्क्रिप्शन है। सबसे पहले हम इनका स्कोप थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। स्कोप में जो सबसे पहला वो है डिटरमाइंस रिजिलियंट बिहेवियर ऑफ साइल। रिजिलियंट का मतलब ये है इलास्टिक का कि ये कितना मतलब बर्दाश्त की कुवत कितना है कि जब हम लोड अप्लाई कर लेते हैं तो इसमें सेटलमेंट वगैरह आ जाती है इसमें थोड़ा कंप्रेशन वगैरह आ जाता है। हम लोड वगैरह रिमूव कर लेते हैं या अनलोडिंग कर लेते हैं तो दोबारा जो है वो कितने लेवल तक ये अपना जो स्टेटस है या जो रिबाउंडनेस है या इलास्टिक है वो कितना जो है वो इसमें रिकवरी आ जाता है। बेसिकली हम उसी को फाइंड आउट कर लेते हैं। जो दूसरा है इसकी जो पेमेंट का सबग्रेड है या जो बेस लेयर वगैरह है क्योंकि सबग्रेड जो है नेचुरल जो ग्राउंड होता है बेसिकली हम उसी का फाइंड आउट कर लेते हैं। और जो बेस लेयर है उसी के ऊपर हम दूसरी जो लेयर वगैरह लेकर क्रिएट कर लेते हैं दूसरी जगह से हम मटेरियल वगैरह लेकर आते हैं। तो बेसिकली हम उसी की ऐसे समझ लो इनकी प्रॉपर्टीज़ को भी एवेलुएट कर लेते हैं। और जो आखिर वाला है ऐसे समझ लो कि साइमल्टेनियस लोडिंग कंडीशन कि जो जैसे लोड की रोड वगैरह इनके ऊपर जो है डिफरेंट व्हीकल वगैरह आ जाती है वो सबसे का कार भी आ सकता है इसके ऊपर जो डंपर वगैरह भी आ सकते हैं और इसके ऊपर जो बड़े व्हीलर वाला है 22 व्हीलर वाला कंटेनर वगैरह भी आ जाता है। तो बेसिकली हम जो रिपीटेटिव साइकिल इसमें लोड वगैरह अप्लाई कर लेते हैं और इनकी जो इलास्टिक बिहेवियर है उसी को बेसिकली हम साइमुलेट कर रहे होते हैं जो एक्चुअल ट्रैफिक एप्लीकेशन है जिनके ऊपर ये लोड आ रहा है उसी को साइमुलेट कर लेते हैं। अच्छा, इसमें लोड एप्लीकेशन क्या है कि रिपीटेड लोडिंग एंड अनलोडिंग साइकिल। इसमें जो हम जो लोड अप्लाई करेंगे उसमें इस दौरान उनकी जो सेटलमेंट है या जो उसी को रिकॉर्ड कर लेंगे और फिर इनकी अनलोडिंग कर लेते हैं उसी लोडिंग की और फिर इनकी जो रिबाउंड इलास्टिक सेटलमेंट है उन्हीं को नोट कर लेते हैं और इसमें जो परमानेंट सेटलमेंट आ जाता है उसी को फाइंड आउट कर लेते हैं। फिर इसके बाद इनकी इंक्रीमेंट लोड वगैरह लगा के फिर दोबारा इनको प्रेस कर लेते हैं। फिर दोबारा इनकी जो टोटल सेटलमेंट मालूम करके फिर दोबारा अनलोडिंग करवा के ऐसे समझ लो पूरा साइकिल चलता है रिपीटिशन चलती है। तो इसमें हम कौन कौन सी चीज़ें मेजर कर लेते हैं इलास्टिक रिबाउंड जैसे मैंने पहले बता दिया जब हम लोड को रिमूव कर लेते हैं या अनलोडिंग कर लेते हैं तो इसमें रिकवरी कितना आ जाता है जिनकी सेटलमेंट हुई है। दूसरा जो है परमानेंट डिफिनेशन डिफॉर्मेशन कितना है सेटलमेंट
और आखिर जो है मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन जो बेसिकली हम पेमेंट डिज़ाइन के लिए मालूम कर लेते हैं, उसी को फाइंड आउट कर लेते हैं। अच्छा, जो तीसरा है इम्पॉर्टेंस, कि वो किस मकसद के लिए हम यूज़ करते हैं। आमतौर पर हम जो एयरपोर्ट वगैरह इसमें हम पेमेंट वगैरह रिजर्व पेमेंट वगैरह डिज़ाइन कर लेते हैं, उसी में हम यूज़ कर लेते हैं। जो हाईवे वगैरह, जो मोटरवे वगैरह या जो सुपर हाईवे, उसी के लिए भी हम उसी को यूज़ कर लेते हैं। और आखिर में जो ऐसे समझ लो डिटरमाइन लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस अंडर रिपीटेड लोड, कि अगर हमने लॉन्ग टर्म किसी के लिए प्लानिंग करनी या डिज़ाइनिंग करना है, ताकि हम लॉन्ग टर्म में जो इनके ऊपर डिफरेंट एस्टिमेटेड लोडेड है, रिपीटेड लोड, ये बेसिकली उसी के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, आखिर में सिविल इंजीनियरिंग एप्लीकेशन है रनवे में के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं, हाईवेज के लिए, और जो फ्लेक्सिबल पेमेंट सिस्टम के लिए, और आखिर में जो सबग्रेड परफॉर्मेंस एवेल्युएशन है उसी के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं इसको। अच्छा, जो तीसरा वाला है वो है ASTM D1196, जो डिस्क्रिप्शन है स्टैंडर्ड टेस्ट मेथड फॉर नॉन रिपीटेटिव स्टैटिक लोड प्लेट लोड टेस्ट ऑफ सॉइल एंड फ्लेक्सिबल कंपोनेंट। अच्छा, इसका स्कोप क्या है कि इसमें हम डिफॉर्मेशन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉइल मालूम कर लेते हैं कि ये जितना लोड आ रहा है इसमें इनका डिफॉर्मेशन कितना आ रहा है। और दूसरा जो इसमें हम यूज़ करते हैं फॉर पेमेंट एंड फाउंडेशन एवेल्युएशन के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं स्टैंडर्ड को। और आखिर में ये ऐसे समझ लो कि जो STM D1195 है, वो बिल्कुल सिमिलर में है, लेकिन इसमें जो है वो रिपीटिशन नहीं है। जो पहले वाला था उसमें हम रिपीट करते थे, लोडिंग और अनलोडिंग करते थे, इसमें रिपीटिशन वाला नहीं है। इसमें ऐसे समझ लो जो STM D1194 है, उसी हिसाब से हम इनको इंक्रीमेंटल लोड दे देते हैं। अच्छा, जो लोड एप्लीकेशन है, इसमें क्या है, हमारे पास सिंगल इंक्रीमेंटल लोडिंग है, मतलब इसमें रिपीटिशन नहीं है, कम्युलेटिव तरीके से हम लोड अप्लाई कर देते हैं और करेस्पॉन्डिंगली का जो सेटलमेंट वगैरह है उनकी रिकॉर्डिंग कर देते हैं। चाहे लोड अप्लाइड स्टेप वाइज तरीके से, इंक्रीमेंटल तरीके से हम अप्लाइड कर लेते हैं, और जो सेटलमेंट वगैरह है इस इंक्रीमेंट पे हम बिफोर और आफ्टर जो है हम जो इनकी सेटलमेंट रीडिंग वगैरह लेते हैं। अच्छा, इसमें ऐसे समझ लो अनलोडिंग जो हम रिबाउंड मेजरमेंट वगैरह ले लेते हैं, वो हमारे पास ऑब्जेक्टिव तो नहीं है, लेकिन आप ऐसे समझ लो लिमिटेड तरीके से या कुछ खास लोडिंग इंटरवल से आप इनकी जो रिबाउंड मेजरमेंट है वो भी हम ले सकते हैं, जैसे जो पिछले वाला स्टैंडर्ड में हमने मालूम किया था इसमें। अच्छा, इम्पॉर्टेंस में क्या है कि जो हम इसमें कौन सी चीज़ें मालूम करते हैं। जो सबसे पहले है मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन, जिसको हम के वैल्यू भी बोल सकते हैं जो डिज़ाइन पर्पस के लिए। बेसिकली ये के वैल्यू है क्या, ये हमारे पास अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी है, उसी को अगर हम सेटलमेंट से डिवाइड कर ले तो हमारे पास ये मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन वगैरह आ जाता है। और लोड सेटलमेंट रिलेशनशिप है कि जो लोड वगैरह जितना बढ़ा रहे हैं तो इसकी बिहेवियर, जो सेटलमेंट बिहेवियर है वो क्या है, बेसिकली हम उसी को फाइंड आउट कर लेते हैं। और आखिर में ऐसे समझ लो कि ये बिल्कुल STMD जो 1195 उसी की सिमिलर है, लेकिन थोड़ा सिंपल है, मतलब इसमें लोडिंग अनलोडिंग वाला है, ये थोड़ा इसमें अनलोडिंग, इसमें हम कम्युलेटिव तरीके से लोडिंग कर लेते हैं, फिर आखिर में अपनी मर्जी से कि कितने डिक्रीमेंटल लोड पे हमने कितना रिबाउंड, कितने रीडिंग लेना है वो अपनी मर्जी से हम ले सकते हैं। अच्छा, आखिर में जो इनकी सिविल इंजीनियरिंग एप्लीकेशन है वो है पेमेंट सबग्रेड एवेल्युएशन, जो टेम्परेरी स्ट्रक्चर वगैरह है, या जो स्मॉल फाउंडेशन चेक वगैरह अगर हमने कभी चेक करना होता है, बेसिकली उसी के लिए हम यूज़ कर सकते हैं इसको। अच्छा, ये कुछ टेबल है आसानी के लिए, मैंने तीनों का थोड़ा जो डिफरेंसेस है, जिसमें जो सबसे पहला प्रॉपर्टीज है वो है प्राइमरी पर्पस के हिसाब से हम देखेंगे, फिर लोडिंग टाइप और फेल्यूर रिक्वायर्ड मेजर्स, और आखिर में जो है इसकी एप्लीकेशन या यूज्ड फॉर, उसी हिसाब से हम तीनों को देखेंगे। जो ASTM D 1194, 95 और 96 जो है। अच्छा, प्राइमरी पर्पस जो ASTM D 1194 का है वो है बेरिंग कैपेसिटी फाइंड आउट कर लेते हैं। सिमिलरली जो ASTM D 1195 है उनकी जो प्राइमरी पर्पस है वो पेमेंट परफॉर्मेंस है। और सिमिलरली जो STM D 1196 है उसमें साइल डिफॉर्मेशन है, ये जो लोड और सेटलमेंट कर्व वगैरह जिसको हम बोल सकते हैं। अच्छा, लोडिंग कंडीशन में पहले वाला है इसमें स्टैटिक मोनोटोनिक है, और जो दूसरा वाला है इसमें रिपीटेटिव स्टैटिक है, और जो आखिर वाला है नॉन रिपीटेटिव स्टैटिक है। सिमिलरली फेल्यूर क्राइटेरिया को अगर हम देखें तो सबसे पहले वाला है इसमें हम फेल्यूर को देखते हैं कि कितना मैक्सिमम कितना लोड बर्दाश्त कर सकता है। जो दूसरे वाले हैं और आखिर वाला है इसमें जो है फेल्यूर क्राइटेरिया नहीं है, हम इसकी जो विद रिस्पेक्ट टू लोडिंग कंडीशन इसकी बिहेवियर किया था, बेसिकली हम उसी को फाइंड आउट कर लेते हैं। अच्छा, मेजर में हम क्या करते हैं, इसमें
पहले वाला है इसमें अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी मालूम करते हैं, जो दूसरा है इसमें इलास्टिक एंड परमानेंट डिफॉर्मेशन उसी को फाइंड आउट कर लेते हैं, और जो आखिर वाला है इसमें सेटलमेंट और के वैल्यू वगैरह हम मालूम करते हैं। अच्छा, इनकी एप्लीकेशन यूज़ किस चीज़ के लिए है? जो सबसे पहले वाला है वो फाउंडेशन के लिए हम यूज़ करते हैं, जो दूसरा वाला है वो हाईवे एयरपोर्ट के लिए, जो आखिर है वो पेमेंट और लाइट फाउंडेशन वगैरह, जो लाइट स्ट्रक्चर वगैरह हो या जो नॉन लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर हो, उसी की जो फाउंडेशन वगैरह हम बेसिकली उसी के लिए फाइंड आउट कर लेते हैं। ये आपकी आसानी के लिए सेम चीज़ें हैं, लेकिन आसानी के लिए मैंने थोड़ा टेबल फॉर्मेट में एक्सप्लेन किया है। अच्छा, ये तो फिर भी थोड़ा कंफ्यूजिंग है, शायद आपको समझ नहीं आया होगा, लेकिन थोड़ा और भी आसान करने के लिए अगर मैं आपको बोलूँ जो की डिफरेंस है जिसको हम एक ही लाइन में आप समझ सकते हैं, कि हमारे पास STM D1194 है, ऐसे समझ लो कि जो हम बिल्डिंग के लिए जो बेयरिंग कैपेसिटी वगैरह मालूम कर लेते हैं उसी के लिए इसको हम यूज़ करते हैं। सिमिलरली दूसरा वाला है ASTM D1195, जिसमें रिपीटेड लोड टेस्ट फॉर पेमेंट है। ऐसे समझ लो कि जो पेमेंट वगैरह जहाँ पे डिज़ाइन करना हो, जिनके ऊपर ट्रैफिक हो या मोटरवे वगैरह डिज़ाइन करना हो, तो बेसिकली जो ASTM D1195 है उसी के लिए यूज़ करते हैं। अच्छा, जो आखिर वाला है ASTM D1196 या सिंगल लोड टेस्ट फॉर पेमेंट और सबग्रेड एवेल्यूएशन है। ऐसे समझ लो जो दूसरा वाला है वो रिपीटेड है, जो आखिर वाला है वो सिंगल लोड टेस्ट है। इसमें हम साइकिल वगैरह नहीं करते, तो भी पेमेंट के लिए भी हम यूज़ करते हैं, जो लाइट स्ट्रक्चर है इनकी फाउंडेशन के लिए एवेल्यूएशन के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। और इसके साथ जो है आज का जो हमारा सेशन है वो कंक्लूडेड है, और मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया। आज के सेशन को मैं थोड़ा समराइज कर देता हूँ। आज हमने जो हमारे पास प्लेट लो स्टैटिक प्लेट लो टेस्ट है, इनकी जो 3 कैटेगरी थी, 3 अलग-अलग स्टैंडर्ड थे, उसको हमने डिस्कस किया था, और इसको हमने कोशिश की कि इन तीनों में फ़र्क क्या है उनको समराइज़ कर लें। समराइज़ करने की भी मैंने बड़ी कोशिश की है कि इनकी स्कोप हो गया और इनको जो इम्पॉर्टेंस है या जो लोडिंग कंडीशन है या जो इनकी सिविल इंजीनियरिंग एप्लीकेशन है, इनमें फ़र्क क्या है, वो मैंने बड़ी डिटेल से एक्सप्लेन कर दिया। और इन सारी डिस्कशन के बाद अ, अगर आप फिर भी कंफ्यूज हैं तो आपकी आसानी के लिए मैं कह सकता हूँ कि अगर आपने किसी बिल्डिंग की फाउंडेशन वगैरह के लिए अगर आपने टेस्ट करवाना है, तो एज अ सिविल इंजीनियर मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप जो है STM D1194 है, उसी को परफॉर्म कर ले, कंपेयर कैपेसिटी मालूम कर ले। सिमिलरली अगर आपने जो हाईवे के लिए या जो पेमेंट डिज़ाइन के लिए आपने अगर कोई टेस्ट वगैरह परफॉर्म करना है, तो आपके हमारे पास ASTM D1195 है, जो इसमें रिपीटेटिव स्टैटिक लोड वगैरह हम अप्लाइड कर लेते हैं, लोडिंग और अनलोडिंग, उसी को रिकमेंड करूँगा। और आखिर में जो अगर आपने पेमेंट के लिए अगर आपने टेस्ट करवाना है इतना इम्पॉर्टेंट बेसिस पे हाईवे वगैरह के लिए, तो जो ASTM D1196 है उसी को आप परफॉर्म कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर कोई नॉन लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर है या उसी की फाउंडेशन के लिए भी आप ये परफॉर्म करवा सकते हैं। तो एज सिविल इंजीनियर मैं ये कह सकता हूँ कि जो ASTM D1194 है वो फाउंडेशन डिज़ाइन के लिए, और जो ASTM D1195 है वो पेमेंट डिज़ाइन के लिए, और तीसरा जो है ASTM D1196 है वो पेमेंट प्लस जो लाइट स्ट्रक्चर वगैरह है उसी की फाउंडेशन टेस्ट या डिज़ाइन के लिए आप परफॉर्म कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आखिर में मेरा आपसे ये भी रिक्वेस्ट है कि जो जितनी भी मेरे जो पिछला लेक्चर है जो ऊपर आपको लिंक भी नज़र आ रहा है, आप इसी तरतीब से देखें ताकि एक प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंडिंग तरीके से आपका जो कंसेप्ट जो है वो डेवलप हो, और मुझे उम्मीद है आप एंजॉय भी करोगे। और इसके साथ साथ अगर आपके ज़हन में कोई सवाल है, बिल्कुल आप कमेंट्स में कर सकते हैं। अगर कमेंट्स में नहीं कर सकते तो हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप चैनल, उसका जो फेसबुक का पेज का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे भी आप कर सकते हैं। इंशाल्लाह कि मैं टाइम पे जवाब दूँगा। शुक्रिया।